तो आज का हमारा डीप डाइव जो है वो भारत चीन संबंधों की एक बहुत ही कह सकते हैं एक विस्तृत रणनीतिक रिपोर्ट पर आधारित है। बिल्कुल। और हमारा मिशन अगर हम कहें तो ये समझना है कि वो जो नारा था हिंदी चीनी भाई भाई, हाँ, वो आदर्शवाद, वहां से हम आज इस सशस्त्र सह अस्तित्व मतलब आर्म्ड कोएग्जिस्टेंस की कठोर हकीकत तक कैसे पहुंचे। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। इसकी शुरुआत होती है 50 के दशक से। प्रधानमंत्री नेहरू का एक बहुत बड़ा सपना था एशियाई सदी का, कि भारत और चीन मिलकर दुनिया का नेतृत्व करेंगे। एग्जैक्टली। पर इस सपने में पहली दरार बहुत जल्दी पड़ गई 1950 में, जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। और वो एक टर्निंग पॉइंट था, है ना, क्योंकि तिब्बत सदियों से एक तरह का एक नेचुरल बफर था। हाँ, एक दीवार जो दोनों को अलग रखती थी। उसके हटते ही चीनी सेना सीधे हमारी सीमा पर आ गई। और फिर 1962 का युद्ध, उसने तो उस भाई भाई वाले भरोसे को पूरी तरह खत्म ही कर दिया। पूरी तरह से। उसके बाद तो एक लंबी बर्फीली खामोशी छा गई। फिर 80 के दशक के आखिर में एक नई सोच आई, और यहीं से वो डीकपलिंग की नीति शुरू हुई। मतलब हमने ये तय किया कि ठीक है, सीमा विवाद को साइड में रखते हैं और बाकी रिश्तों पर काम करते हैं। हाँ, एक बहुत ही प्रैक्टिकल फैसला था। तय हुआ कि सीमा विवाद को ठंडे बस्ते में डालकर व्यापार और दूसरे रिश्तों को आगे बढ़ाया जाए। और इसी के तहत वो समझौते हुए 1993 और 96 वाले CBMs। हाँ, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, मतलब हमारे सैनिक एक दूसरे पर बंदूक नहीं तानेंगे, इस तरह की बातें। लेकिन अगर इतने समझौते थे तो फिर गलवान जैसा टकराव हुआ कैसे? इन समझौतों में ऐसी क्या कमी थी? कमी बहुत बुनियादी थी। जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है LAC, उससे कभी नक्शों पर ठीक से उतारा ही नहीं गया। अच्छा। भारत ने हमेशा कोशिश की, पर चीन ने इस प्रक्रिया को कभी पूरा होने ही नहीं दिया। तो जमीन पर कोई साफ लाइन थी ही नहीं। और फिर 2020 में गलवान घाटी में वो चिंगारी आग बन गई। 15 जून की रात, वो एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका था। बिल्कुल। 20 भारतीय सैनिकों की शहादत ने दशकों के विश्वास को तोड़ दिया। और 30 साल की पॉलिसी एक रात में बदल गई। खत्म हो गई। भारत ने साफ कर दिया कि सीमा पर शांति के बिना सामान्य संबंध संभव नहीं है। LAC एक लाइव बॉर्डर बन गई, जहां दोनों तरफ 50-50 हजार से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। बिल्कुल LOC जैसी स्थिति। हाँ, पर हाल ही में अक्टूबर 2024 में देपसांग और डेमचोक को लेकर एक समझौता हुआ। और उसके बाद कजान में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात भी हुई। तो क्या ये एक स्थायी समाधान की तरफ पहला कदम है? देखिए, इसे एक टैक्टिकल पॉज या रणनीतिक विराम कहना शायद ज्यादा सही होगा। स्थायी समाधान तो नहीं। इसमें एक पेंच भी तो है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये जो बफर जोन्स बने हैं, हाँ, वहां अब भारतीय सेना गश्त नहीं कर पा रही है जहां वो पहले जाती थी। तो क्या ये तनाव कम करने की कीमत पर जमीन खोना है? ये एक बहुत बड़ा और जायज सवाल है। तो आज की जो हकीकत है वो है सशस्त्र सह अस्तित्व। शांति तो है, पर भरोसे पर नहीं, सैन्य ताकत के डर पर। और ये टकराव सिर्फ जमीन पर नहीं है। आर्थिक मोर्चे पर देखिए, 2024-25 में चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा $99.2 बिलियन था। ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। और ये सिर्फ घाटे की बात नहीं है, ये निर्भरता की बात है। मतलब हम एंटीबायोटिक्स जैसी जरूरी दवाओं के लिए 97.7% और सोलर सेल के लिए 82.7% चीन पर निर्भर हैं। ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक कमजोरी है। और उधर समुद्र में चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति चल रही है। हाँ, हिंद महासागर में बंदरगाहों का एक नेटवर्क बनाकर भारत की घेराबंदी करने की कोशिश, जिसका जवाब भारत क्वाड जैसे समूहों से दे रहा है। तो इन सबका निचोड़ क्या है? हम कहाँ खड़े हैं? निचोड़ ये है कि हम प्रतिस्पर्धी जुड़ाव यानी कम्पिटिटिव एंगेजमेंट के एक नए दौर में हैं, जहां हमें व्यापार भी करना है और सीमा पर चौकस भी रहना है। अविश्वास की खाई बहुत गहरी है। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। इस रिश्ते का अगला बड़ा संकट शायद सीमा पर ना हो। 14वें दलाई लामा 90 वर्ष के हो चुके हैं। जब उनके उत्तराधिकार का सवाल उठेगा और चीन अपने दलाई लामा को लाने की कोशिश करेगा, जबकि तिब्बती समुदाय किसी और को चुनेगा, तब भारत क्या करेगा? ये एक ऐसा वैचारिक संकट हो सकता है जो शायद 1959 के बाद से सबसे बड़ा साबित हो।